तो सेक्शन बी की बात करते हैं, जीएस पेपर 4 मेंस पीवाईक्यूज की बात कर रहे थे, एथिक्स की। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी सिटीजन चार्टर मूवमेंट की, एंड ब्रिंग आउट इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, सिटीजन चार्टर मूवमेंट की बात करनी है, उसके इम्पोर्टेंस की बात करनी है ना। सो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो वी कैन इंट्रोड्यूस, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे भाई सिटीजन चार्टर होता क्या है उसके बारे में। बॉडी में हमको क्या बताना है यार? बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट, है ना। की बेनिफिट्स की बात करनी है इसके, की बेनिफिट्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट, है ना। और इश्यूज इन्वॉल्व इन सिटीजन चार्टर की बात करनी है। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं विद रिलेवेंट स्टेटमेंट। सो स्टार्ट करते हैं भाई सिटीजन चार्टर मूवमेंट के बारे में बता के। तो सिटीजन चार्टर मूवमेंट क्या है? एक टूल था जहाँ पे गुड गवर्नेंस को जो है ना, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने की बात होती थी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात होती थी, है ना। इट एम्फेसाइज ऑन व्हाट? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। दी सिटीजन्स चार्टर movement is a tool for promoting good governance and public service delivery that emphasizes on transparency, accountability and citizen participation। ओके, तो हमने क्या बताया भाई? सिटीजन चार्टर के बारे में बताया। नाउ हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर की बात करें तो इसको फ्लो चार्ट से हम रख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर, जिसमें हमारे पास क्या आता है भाई? क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ओके, दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर। अगर कुछ हम उसको अगर एक्सप्लेन करने की बात करें तो जो सर्विस डिलीवरी है, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर यार, है ना। इट इज सिटीजन हैव द राइट टू एक्सेस टू क्वालिटी पब्लिक सर्विस इन अ टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सर्विस डिलीवरी बोल रहे हैं। सिटीजन हैव द राइट टू एक्सेस क्वालिटी पब्लिक service in a timely and efficient manner, ना। ट्रांसपेरेंसी है यार,
है ना, मस्ट पब्लिक सर्विस जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एंड जो ऑपरेशंस हैं, है ना, वो कम्युनिकेट करने चाहिए टू द पब्लिक के। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पब्लिक सर्विस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन द ऑपरेशन एंड कम्युनिकेट देयर पॉलिसीज, procedures and service standard to the citizen. Public service providers must be transparent in their operations and communicate their policies, procedures and service standards to citizen. ओके, यहाँ पे हम बता सकते हैं अबाउट पार्टिसिपेशन यार, है ना, सिटीजन मस्ट बी इन्वॉल्व इन द पार्टिसिपेशन, है ना, और इन्वॉल्व इन द डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक सर्विस, जिससे, है ना, उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए। सो इट इज़ ऑल्सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। Citizen must be involved in the design, implementation and monitoring of public service to ensure that they meet their needs। ओके, और हमको ये भी बताना है यार बॉडी के अंदर कि कैसे ये सिटीजन चार्टर मूवमेंट बेनिफिट करता है सिटीजन को। The benefit of the citizen charter movement, it improves what? The quality of service delivery by setting service standards and benchmark. Improve the quality of public service, है ना, हम बोल सकते हैं कि it enhance transparency and accountability, enhance transparency and accountability, it promotes citizen engagement and participation, promotes citizen engagement and participation, it increases the efficiency and effectiveness of public service delivery, increase efficiency and effectiveness of public सर्विस डिलीवरी। तो ये सब बेनिफिट रहे हैं सिटीजन चार्टर मूवमेंट के। लास्ट में वी कैन कंक्लूड बाय मेंशनिंग दैट, है ना, सिटीजन चार्टर मूवमेंट इज एन एसेंशियल टूल फॉर प्रमोटिंग। तो हमने बता दिया जो सिटीजन चार्टर मूवमेंट है, इट गेन्ड अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द रिसेंट ईयर एज इट प्रोवाइड्स व्हाट framework for improving the public service delivery, enhancing citizen participation and accountability ला रहा है, प्रमोट कर रहा है गुड गवर्नेंस को। ओके, so thus we can conclude by mentioning that the citizen charter movement is an essential tool for promoting transparency, accountability and citizen participation। Thus citizen charter
movement is an essential tool for promoting transparency, accountability, and citizen participation in public service delivery and improving the quality of life for citizen and improving the quality of life for citizen। ओके तो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया भाई। एक हमारे पास एक टूल है जहाँ पे हम गुड गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को प्रमोट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हमारे पास सिटीजन चार्टर की बात करें, है ना, सो चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर। जहाँ पे सर्विस डिलीवरी मतलब टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर में जो एक्सेस ऑफ क्वालिटी सर्विस मिलती है उसको बोलते हैं सर्विस डिलीवरी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो पब्लिक सर्विसेज होना चाहिए दे शुड बी, है ना, ट्रांसपेरेंट होना, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो अपने पास सिटीजन्स को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ को कम्युनिकेट करने चाहिए भाई। एंड पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास अच्छा सिटीजन चार्टर होगा, है ना। जो पब्लिक है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए भाई इन डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद हमने जो की मूवमेंट्स की बात की, मतलब फिर की बेनिफिट्स की बात की सिटीजन चार्टर के, कि इन्होंने क्वालिटी का इंप्रूव किया है भाई, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाया है, सिटीजन एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन लाया है, एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बढ़ाया है। सो इस प्रकार से हमने इस आंसर को लिखा है भाई। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन है उसको बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देयर इज अ व्यू दैट द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इज एन ऑब्सोलीट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? डिस्कस। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो एब्सोल्यूट बोला जा रहा है ना। एब्सोल्यूट मतलब काम का नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या स्टेटमेंट सही है या फिर डिस्कस करो, क्या आप इसे मानते हो कि नहीं मानती है, हमसे पूछा गया है। फिर से पढ़ते हैं। देयर इज अ व्यू दैट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज एन ऑब्सोलीट, और सॉरी ऑब्सोलीट नहीं, इज एन ऑब्स्टकल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? डिस्कस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई? वी कैन इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग अबाउट द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर हमारे पास एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एनालाइज करेंगे यार कि सही कि गलत है ना। हाउ जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है इम्पैक्ट्स दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसको बताएंगे। एंड लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं विद अ वे फॉरवर्ड और वे अहेड। सो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है was enacted in 1923 to protect the national security and prevent the disclosure of sensitive government information. The Official Secrets Act was enacted in 1923 to protect national security and prevent the disclosure of sensitive government information। ओके, सो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि जो पर्पस है या फिर प्रोविजंस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वो ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं यार जो हमको डिस्कस करना है? तो दोनों पहलू पकड़ने हैं अपने को।
points supporting the purpose and provision of ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। पहले बात तो जो नेशनल सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो ये ऑफिशियल सिक्योरिटी मतलब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आ रहा है यार, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इट कुड थ्रेट द नेशनल सिक्योरिटी। ओके, सो ये नेशनल सिक्योरिटी हो गया है ना। इफ जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इफ इट इज डिस्क्लोज विदाउट ऑथराइजेशन, इट कैन पोज थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ सेंसिटिव government information is disclosed without authorization could pose a threat to national सिक्योरिटी, है ना। और हमारे पास ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इन सर्टेन एरियाज जहाँ पे ये ज़रूरी है। ओके, जैसे कि डिफेंस हो गया, where it is that is for example डिफेंस, है ना। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से ये बचाता है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। द एक्ट imposes restriction on the dissemination of confidential information। तो ये सब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट होने चाहिए, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि यार देखो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो हमारे पास ऑब्स्टकल है यार। टू दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑब्स्टकल ऐसे ही माना जाता है, बिकॉज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट मे बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट द रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज लेजिटिमेट, है ना। तो ऐसे बोला सकता है कि देखो भाई इलेजिटिमेट कुछ चीज़ है उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, बट कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहिए उसको भी आप बोल सकते हो कि देखो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, बोल के आप इसको बंद कर सकते हो, नहीं दिखा सकते। सो ऐसा भी है कि देखो द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में बी यूज टू restrict the release of information that could be legitimately assessed under the RTI Act। ओके, तो जैसे इस तरह से ऑब्स्टकल है भाई,
है ना। अब्यूज ऑफ सीक्रेसी पॉलिसी भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है ना समटाइम, है ना, इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इन्वोक करके विथहोल्ड कर देता है ना, डिस्क्लोजर। सो सीक्रेसी पॉलिसी का अब्यूज हो रहा है यार। है ना, चिलिंग इफेक्ट ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बिकॉज गवर्नमेंट जो है सीक्रेसी 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 बोल बोल के ना इंफॉर्मेशन को देने से ही मना कर सकता है। चिलिंग इफेक्ट ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो हमारे पास क्या चाहिए भाई, एक बैलेंस चाहिए, लेजिटिमेट प्रोटेक्शन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड द पब्लिक राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको बीच में हमको एक बैलेंस चाहिए। ठीक है, सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ओके दस है ना, we need to reform, है ना, we need reforms to strike a balance between the legitimate protection of sensitive information and the public right to access information of public इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में और लेजिटिमेट प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बीच में एक बैलेंस चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था भाई, देयर इज अ व्यू दैट द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इज एन ऑब्स्टेकल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, डू यू एग्री विद दिस, यू डिस्कस। ठीक है, तो पहले तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के बारे में बताया कि यार सेंसिटिव गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोज करने से प्रोटेक्ट करता है ना। हमारे पास कुछ पॉइंट्स बताया कि देखो भाई ये बहुत ज़रूरी है, लाइक फॉर प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है ना, है ना। यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या करता है, एक तरह से मेंटेन रखता है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर यार। ठीक है, तो इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, इट्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। कैसे, the act impose restriction on the dissemination of confidential information। ओके, एंड कुछ पॉइंट्स ऐसे ही बोल रहे हैं कि देखो भाई ऑब्स्टेकल है एक प्रकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लागू करने में, बिकॉज है ना यहाँ पे लेजिटिमेट एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी कभी कभी रोका जा सकता है। क्रिटिक्स बोलते हैं कि देखो भाई सीक्रेसी पॉलिसी का अब्यूज़ हो सकता है, जो चीज़ जरूरी है उसको भी नहीं दिया जा सकता है ना। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में चिलिंग इफेक्ट हो जाता है, मतलब जो पॉलिटिशियन है वो हर चीज़ को वैसे 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 जो जरूरी चीज़ है उसको भी नहीं दे सकते मतलब उसको छुपा सकते हैं। सो हमारे पास ज़रूरत क्या है यार, हमारे पास रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना, जिससे हमारे पास एक बैलेंस बना रहे लेजिटिमेट प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और राइट टू एक्सेस ऑफ द प्रोटेक्शन राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के बीच में, वो ज़रूरी है। सो जिस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस। हमको बात करनी है यार, प्रोबिटी की बात करनी है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म सजेस्ट मेजर टू इंश्योर प्रोबिटी, हमको बताने हैं मेजर्स टू इंश्योर व्हाट प्रोबिटी इन द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं।
What do you understand about probity in governance? Based on your understanding of the term, suggest measure for ensuring probity in the governance. ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, डेफिनेशन देंगे यार मेनली, तो यहाँ पे डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबिटी, बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम बता सकते हैं कुछ कुछ मेजर्स हमको बताने हैं यार, टू एंश्योर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, एंड इसके साथ हमको एग्जाम्पल से सब इसको सब्सटेंशिएट करने हैं, और उसके बाद कंक्लूजन में हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबिटी को बता के हम कंक्लूड कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबिटी, okay, so probity in governance refers to what? It is reference to, or it is adherence to the ethical and moral standards in the conduct of public affairs, है ना। इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। सो प्रोबिटी इन गवर्नेंस refers to adherence to high ethical and moral standards in the conduct of public affairs. It encompasses principles such as transparency, accountability, integrity and fairness. ओके, सो अगर हम बात करें प्रोबिटी इन गवर्नेंस की, ठीक है, सो इसको कुछ छोड़ो यार, इसमें हम इसको ऐसे नहीं डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस में क्या क्या आता है, फ्लो चार्ट से बताएंगे। प्रोबिटी इन गवर्नेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी, इम्पार्शियलिटी, तो ये सब आते हैं प्रोबिटी के अंदर, ठीक है। सो हमारे पास मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, है ना, फॉर प्रमोटिंग और इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस। मेजर्स फॉर ensuring probity in governance, हमको ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना चाहिए भाई। कैसे? इट कैन बी अचीव थ्रू मेजर्स सच एज proactive disclosure of information on the government website, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। दिस कैन बी अचीव थ्रू, ऐसे लिखते हैं यार, measures such as the proactive disclosure
disclosure of information on government websites, implementation of Right to Information Act, और कौन कौन से मेजर्स रख सकते हैं ना। अकाउंटेबिलिटी को अगर हम एनफोर्स करना चाहें तो कैसे हम एनफोर्स कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को। मेजर सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट ओवरसाइट बॉडी सच एज CVC एंड CAG। measures such as oversight bodies like CVC and CAG, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड कंप्यूटर। जनरली यहाँ मैं छोटा करने के लिए लिख रहा हूँ, बट आप वहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लिखना है ना। अगर हम स्ट्रेंथन करने की बात करें तो इंटीग्रिटी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं यार। वी कैन स्ट्रेंथन इंटीग्रिटी है ना by strengthening the code of conduct for public officials, promoting ethical behavior through training and awareness. Measures such as promoting ethical behavior through training and अवेयरनेस कैंपेन ना। फेयरनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोटिंग फेयरनेस। कैसे फेयरनेस को प्रमोट करेंगे, बाय एस्टेब्लिशिंग क्राइटेरियाज, मेजर्स सच एज establishing clear criteria for the allocation of resource, criteria for the allocation of resource। ठीक है। so by continuing to the strengthening of measures to ensure probity in governance, India can build what more transparent, accountable and effective government। इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। thus by continuing to strengthen measures to ensure probity in governance, India can build a more transparent, accountable and effective government that work in the best interest of its citizen। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोबिटी इन गवर्नेंस, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म सजेस्ट मेजर फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन द गवर्नेंस। ठीक है। पहले तो प्रोबिटी का मतलब बताओ भाई। प्रोबिटी मतलब जो है ना एडहेरेंस टू व्हाट मॉरल एंड एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ लगे रहना इज व्हाट यू कॉल प्रोबिटी इन गवर्नेंस, है ना। कुछ प्रोबिटी वाले पॉइंट्स क्या है, ट्रांसपेरेंसी, एपैथी, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस,
है ना, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। दिस आर दी पॉइंटर्स और दिस आर दी थिंग्स विच इंक्लूडेड इन दी प्रोबिटी। तो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं प्रोबिटी को, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर सकते हैं, ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जहाँ पे डिस्क्लोजर हो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन का, है ना, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है वहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो। इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को, उस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आएगा। अकाउंटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, ओवरसाइड बॉडीज बना के लाइक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। हम यहाँ पे फेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे भाई, फेयरनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वी कैन प्रमोट फेयरनेस बाय स्टेबलाइजिंग क्लियर क्राइटेरिया फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ओके, सो दिस आर द मेजर्स टू इंश्योर प्रोबिटी इन द गवर्नेंस। लास्ट में हमने बताया कि कैसे जो मेजर्स हम बताया उसको स्ट्रेंथन करके हम अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट बना सकते हैं जो कि सिटीजन के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यार, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर से देखो भाई, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है यार इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर आप देखो पिछले 3 साल मैंने जो 21 में आया था, 20 में आया था, ये 19 में भी आया है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के नोट्स रेडी होने चाहिए एक पेज के। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एक्टिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशन वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू एग्री विद दिस व्यू, डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशन वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू एग्री विद दिस व्यू, डिस्कस। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे डिफिनेशन दे सकते हैं ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, डेफिनेशन दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस का। बॉडी में हमको क्या बताना है, कंपोनेंट्स दे सकते हैं, बिकॉज एक तरह से आपको जनरल इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करनी है तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को बता सकते हैं विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद एक रिलेवेंट स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं। सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस यार, क्वेश्चन ने खुद बोला है यार इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इट इज नथिंग बट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज वन इमोशन एंड द अदर इमोशन इफेक्टिवली, है ना। इट इज द एबिलिटी टू यूज इमोशन टू गाइड थॉट्स एंड बिहेवियर एंड हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किलफुली। इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the ability to recognize and manage one's emotion and emotions of other effectively। ओके, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि गोल्डमैन्स के मॉडल में है उसकी बात करें तो यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स हैं यार, जो कि मैंने यही डायग्राम बहुत जगह बनाया है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में। बार बार आया है क्वेश्चन तो ये जरूरी है यार, आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को हम गोल्डमैन्स मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें 5 चीज़ें हैं। एक है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। ओके, सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे हम एग्जांपल्स दे सकते हैं टू इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस यार। एग्जांपल्स,
to illustrate the importance of emotional intelligence. जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास जो लीडरशिप में एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज लीडरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मतलब इम्पोर्टेंस लीडरशिप में दिखता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोविड-19 पेंडेमिक में है ना, जो चीफ मिनिस्टर थे केरला के पिनाराई विजयन, उनका एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इमोशनल इंटेलिजेंस का डेमोन्स्ट्रेट किया, कैसे, बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, है ना। उन्होंने डेली अपडेट्स दिए भाई स्टेट के एफर्ट्स पे, है ना, पेंडेमिक को, है ना, शोड एम्पैथी टुवर्ड दोज हु आर अफेक्टेड बाय द वायरस। सो during the COVID-19 pandemic, the CM of Kerala, Pinarayi Vijayan, demonstrate emotional intelligence by providing daily updates on the state efforts showed empathy toward affected peoples by virus। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जांपल लीडरशिप में, है ना। कस्टमर सर्विस में अगर हम एग्जांपल दें, कस्टमर सर्विस में इमोशनल इंटेलिजेंस का, है ना। सो यहाँ पे हम कर्नाटक के यंग ह्यूमन का नाम दे सकते हैं, लाइक दी सिंधुजा राजरमन जो थे, है ना, वो वायलेंट, मतलब जो वायरल हुई थी फॉर हर एम्पैथेटिक एंड पोलाइट कस्टमर सर्विस स्किल वाइल वर्किंग एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक फूड डिलीवरी ऐप में। In 2020, a young woman in Karnataka, Sindhuja Rajaraman, went viral for her empathetic and polite customer service skills. Okay, while working as a customer care executive for a food delivery app। तो कस्टमर सर्विस में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जांपल देख लिया, है ना। यहाँ पे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का एग्जांपल अगर बात करें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम की चीज़ है, तो यहाँ पे हम मीराबाई चानू का एग्जांपल दे सकते हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल पाया था वेट लिफ्टिंग के अंदर टोक्यो ओलंपिक में,
इंडियन एथलीट मीराबाई चानू who won silver medal in lifting at the Tokyo Olympics, है ना। Her emotional intelligence enabled her to stay focused on her goal. Her emotional intelligence enabled her to stay focused on her goals। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। टीम वर्क के अंदर भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक एक इंजीनियरिंग ग्रुप का मतलब हमारे पास समझ सकते हो कि जब शॉर्टेज हो गया था वेंटिलेटर्स का, तो जो इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स थे, इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स को डेवलप किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं भाई कि यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों को बनाने में, बिकॉज डिफरेंट लोगों से कोलैबोरेट करना, कम्युनिकेट करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट इज़ अ वाइटल स्किल दैट कैन हेल्प इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव इन वेरियस डोमेन। ओके, तो ये सब चीज़ लिख के हम कंक्लूड कर सकते हैं। 10 इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ vital skills that can help individual and organizations thrive in various domains। ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशन वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू एग्री विद दिस यू, है ना? डिस्कस। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन दिया भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज वन इमोशन इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें 5 मेन कंपोनेंट है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। हमने डिफरेंट डायमेंशन से डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक तरह से एग्जांपल्स दी कि कहाँ कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल लीडरशिप में कितना इंपॉर्टेंट रोल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो हमने बताया भाई। पीना रागी विगेन का एग्जांपल दिया, जो कि क्या थे भाई हमारे पास केरला के यहाँ पे सीएम थे कोविड-19 के समय। उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस ने उनको मतलब एक तरह से जागरूक, मतलब लोगों को बहुत उनके प्रति एक हमारे पास ट्रस्ट डेवलप करने में हेल्प किया, है ना। उन्होंने क्या किया था भाई, उस समय डेली अपडेट देते थे कोविड के रिगार्डिंग जो एफर्ट्स हुए हैं उसके, एम्पैथी देते थे जो कि वायरस इफेक्ट हुए उनके ऊपर। कस्टमर केयर सर्विस में हमने सिंधुजा राजरमन का एग्जांपल है, जहाँ पे कस्टमर केयर में उन्होंने कितना एम्पैथेटिक एंड पोलाइट सर्विस दिया, जो कि कब पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ हर इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमने मीराबाई चानू का एग्जांपल दिया, जिन्होंने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बलबूते पे स्टे फोकस रहा था गोल्स पे एंड टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। तो हम बोल सकते हैं कि यस, इट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो इसका अगर हमारे पास अच्छे से इस्तेमाल करें तो जो डिफरेंट डोमेन्स में वो थ्राइव कर सकते हैं, अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन का जो टाइप है, व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन्स। कोटेशन का मतलब बताना है भाई। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है 11, 12 एंड 13 के में, सेक्शन बी का है ये। एंड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ठीक है, सोक्रेट्स ने कहा था एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं यार? इंट्रोडक्शन में हमारे पास मीनिंग बताएंगे कोटेशन का। बॉडी के अंदर रिलेवेंस ऑफ द कोड बताएंगे इन द प्रेजेंट डे, है ना, विथ एग्जांपल्स।
एंड कंक्लूजन में विद अ वे फॉरवर्ड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। तो ये जो कोटेशन है ये क्या बता रहा है, इट सजेस्ट द इम्पोर्टेंस फॉर इंडिविजुअल टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर थॉट्स, एक्शंस एंड बिलीफ इन ऑर्डर टू लिव अ मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। द quotation suggests that it is important for individual to reflect upon their thoughts, action and belief in order to live a meaningful and fulfilling life। ओके यहाँ पे ये बोल सकते हैं दैट बाय एग्जामिनिंग आवर लाइफ वी कैन गेन व्हाट, वी कैन गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वैल्यूज, बिलीफ एंड मोटिवेशन। बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है। बाय एग्जामिनिंग आवर लाइफ्स वी कैन gain a deeper understanding of our values, belief and motivations। This can help us make more conscious choices and live in accordance with our true self। जो हम हैं उनके साथ जीने में हेल्प करेगा। ओके ये जो कोटेशन है इट हाईलाइट्स व्हाट, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे, by constantly examining and questioning ourselves, है ना। हमारे पास हम जो अपने मिस्टेक्स हैं उससे लर्न कर सकते हैं एंड इवॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, इन दी Indian context this quotation, ऐसे छोड़ो यार, इंडियन कॉन्टेक्स्ट छोड़ो, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस महात्मा गांधी बिलीव्ड इन सेल्फ reflection as a means of personal growth and social transformation, है ना। इन्होंने हमारे पास एम्फेसाइज किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, स्टेटिंग दैट द बेस्ट वे टू फाइंड आवर सेल्फ इज टू लूज आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर।
he emphasizes or he emphasized the importance of introspection. ओके और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल भगवद गीता के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन एनलाइटमेंट. सिमिलरली द भगवद गीता Hindu scripture. Similarly, Bhagavad Gita emphasizes the importance of self-reflection as a means of achieving self-realization and एनलाइटनमेंट. तो ये हमारे पास एग्जांपल्स दिए भगवत गीता का, महात्मा गांधी का. लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द कोटेशन बाय सोक्रेटिस एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनिंग one's life in order to lead a fulfilling and purposeful life. है ना, ये जो कोटेशन है ये एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स टू क्वेश्चन देयर assumptions, values and action in order to live and है ना in order to live in enlightenment with their true selves. है ना, the quotation by Socrates encourages individual to question their assumption, values and actions in order to live in alignment with their true selves. Okay, तो ये है क्वेश्चन का आंसर. जो क्वेश्चन था वो क्या था, है ना, एक कोटेशन है, उसका मतलब हमको समझाना था. एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. ठीक है ना, तो ये कोटेशन जो है ये इंसान को बता रहा है कि हमको थॉट्स, एक्शंस एंड बिलीफ पे जोर देना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू लिव अ मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ. ना, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ एंड मोटिवेशन है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है यार, कॉन्शियस चॉइस लेने में, है ना, पर्सनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. एग्जाम्पल दिया महात्मा गांधी का, जहाँ पे वो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, कैसे इंट्रोस्पेक्शन से स्वयं को तराश के, स्वयं की गलतियों को सीख के. हमने भगवत गीता में बात की जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है ना. सेल्फ रिफ्लेक्शन एक तरह से मीन्स है कि आप क्या कर सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटमेंट, मोक्ष पा सकते हो. लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि देखो भाई, इसका जो कोटेशन है वो इंसान को, इंडिविजुअल को एनकरेज कर रहा है कि वो एजम्पशन, वैल्यूज़ एंड एक्शन, है ना, वो क्वेश्चन करे टू लिव लाइफ, है ना, जो कि उसके लिए बहुत फुलफिलिंग हो, वर्थ लिविंग हो और खुद से जी सके, खुद के साथ जी सके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. क्या है, वही कोटेशन को एक्सप्लेन करना है भाई. अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकेम्स. महात्मा गांधी ने बोला था, अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकेम. सो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, वही एक्सप्लेन करेंगे कोटेशन को.
बॉडी के अंदर हम बात किसी करेंगे यार, रिलेवेंस ऑफ द कोट की बात करेंगे, रिलेवेंस ऑफ कोट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, वेरियस डायमेंशंस को यहाँ पे ऐड करेंगे। कंक्लूजन के अंदर हम सिग्निफिकेंस बताएंगे यार इस कोट का। सो स्टार्ट करते हैं भाई इस कोट से। जो कोट है दैट इज अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, है ना। महात्मा गांधी हाईलाइट कर रहे हैं किसके, पावर ऑफ आवर थॉट एंड द इम्पैक्ट दे हैड इन आवर लाइव्स। द कोटेशन a man is but a product of his thoughts, what he thinks। यार सबसे छोटो ऐसे सीधा लिखते हैं। द कोटेशन बाय M.K. गांधी highlights the power of our thoughts and the impact they have on our lives। पावर ऑफ आवर थॉट को बता रहा है, उनका इम्पैक्ट हमारे पास कितना पड़ता है वो बता रहा है, इसका सिग्निफिकेंस बता रहा है ये जो थॉट, ये कोटेशन है जो, है ना। अगर एक पर्सन नेगेटिव थॉट के साथ चल रहा है ना, आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल नेवर सक्सीड, ऐसे, तो ये स्टार्ट है ना, दे मे स्टार्ट बिलीव दैट दोज थॉट एक्ट अकॉर्डिंगली। दिस कैन लीड टू अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेशंसी इन विच द पर्सन डज नॉट अचीव देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो यही सच्चाई है भाई। इफ द पर्सन कॉन्स्टेंटली thinks negative thoughts about themselves, such as I am not good enough or I will never succeed, है ना। This can lead to what? Self-fulfilling proficiency in which the person does not achieve their full potential। सोचते रहेगा तो इस प्रकार से क्या होता है, they may start to believe those thoughts and act accordingly। start to believe those thoughts and act accordingly। ना ये जो कोटेशन है वो बता रहा है कि that our thoughts has what, this has ripple effect in our action and the world around us। If we think positively and act with kindness and compassion, we may inspire others to do the same and create a more positive and harmonious society। Quotation also suggests that our thoughts have a ripple effect on our actions and the world around us। If we think positively and act with kindness and compassion,
इफ वी थिंक, छोड़ो, एग्जाम्पल्स के दे सकते हैं तो यहाँ पे महात्मा गांधी हिमसेल्फ इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द कोट, है ना। महात्मा गांधी बिलीव इन द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, एंड हिज एक्शन और बिलीव जो थे वो बहुत लोगों को, है ना, प्रेरित किया। एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी हिमसेल्फ believed in the Mahatma Gandhi himself believed in the power of non-violent resistance and positive thinking, and his quote and beliefs inspired many others to fight for India's independence from British rule. Fight for Indian independence from ब्रिटिश रूल। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम विराट कोहली का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उनको जाना जाता है है ना, फॉर हिज इंटेंस फोकस एंड सेल्फ बिलीव विच हैज हेल्प्ड हिम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। क्रिकेटर विराट कोहली is known for his intense focus and self belief, which has helped him become one of the most successful cricketers in the world। ओके, और भी एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्कूल में स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं। स्टूडेंट हु बिलीव दैट दे आर नॉट स्मार्ट इनफ टू सक्सीड इन द स्कूल में नॉट परफॉर्म एज वेल एज दे कुड, सो उनकी एबिलिटीज़ जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है, धीरू भाई अंबानी का भी एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि फाउंडर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, है ना। एक स्मॉल टेक्सटाइल बिजनेस से स्टार्ट किया था, बट उनकी जो बिलीफ थी, है ना, आइडियाज़ पे और हार्ड वर्क पे, उन्होंने तो इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट दिस कोटेशन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर थॉट एंड बिलीफ इन शेपिंग आवर लाइफ्स एंड वर्ल्ड अराउंड अस। सो बाय maintaining a positive mindset and believing in ourselves and our goal, we can achieve great things and make a positive impact. Thus, by maintaining a positive mindset and believing in ourselves and our goals, we can achieve great things and make a positive impact। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट से बहुत ज़रूरी है ना, ग्रेट थिंग अचीव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था भाई, अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट व्हाट ही थिंक्स ही बिकेम, जैसा आदमी सोचता है वैसा बन जाता है। हमने महात्मा गांधी के जो थॉट है वो पावर बता रहा है यार सेल्फ बिलीफ का, जो खुद मैं गलत हूँ, मैं ख़राब हूँ सोचते रहेगा तो उसी प्रकार का सच मानने लगेगा और कुछ
खास कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप खुद को अच्छा सोच रहे हो तो एक रिपल इफेक्ट होता है, आप अच्छे बनते हो, साथ ही साथ दूसरों को भी अच्छा बनाते हो। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे वो नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग पे बिलीव करते थे, जिससे लाखों लोग इंस्पायर्ड हुए और एक द लास्ट हमको इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिश रूल से। विराट कोहली का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिन्होंने सेल्फ बिलीव के दम पे, फोकस के दम पे एक सक्सेसफुल क्रिएटर बने हैं भाई वो। सो ये हमारे पास कुछ नहीं बोल रहा है, ये कोटेशन जो है ये बता रहा है बाय मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। हम पॉजिटिव माइंडसेट अगर मेंटेन रखते हैं, ठीक है, सो हम ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बहुत फेमस कोट है यार। व्हेन देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, and when there is beauty in the character there is harmony in the home, and when there is harmony in the home there is order in the nation, and when there is order in the nation there is peace in the world। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत फेमस कोट है ना। फिर से पढ़ते हैं। when there is righteousness in the heart there is beauty in the character, and when there is beauty in the character there is harmony in the home, and when there is harmony in the home there is order in the nation, and when there is order in the nation there is peace in the world। एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है। तो कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट कोट। बॉडी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, है ना, इसका प्रेजेंट डे रिलेवेंस क्या है, विथ एग्जाम्पल्स। कंक्लूजन कैसे करेंगे, कंक्लूजन विथ अ प्रोस्पेक्टिव वे अहेड। यहाँ पे ये देखो, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो कोट है, ये कनेक्शन एम्फेसाइज कर रहा है किसके बीच में, कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल मोरालिटी एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। द कोट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम emphasizes the connection between individual morality and the well-being of society as a whole। ठीक है, इंडियन एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो लीडर्स प्रायोरिटाइज करते हैं वेलबींग ऑफ देयर सिटीजन एंड वर्क टुवर्ड द कॉमन गुड कैन क्रिएट अ हार्मोनियस एंड ऑर्डरली नेशन। है ना, लाइक फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू's commitment to democracy, secularism and social justice help build a strong and diverse nation that remain an inspiration to many। है ना, हम एक बात कर सकते हैं कि देखो, ये तो हो गया पॉलिटिक्स के लेवल पे, है ना। इंडिविजुअल लेवल हम बात कर सकते हैं, जो फैमिलीज एट इंडिविजुअल लेवल, जो फैमिलीज होते हैं दैट प्रायोरिटाइज वैल्यू लाइक love, respect and
compassion can love, respect and compassion can create a harmonious and peaceful home environment। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है इन इंडिया वेयर सेवरल जनरेशन लिव टुगेदर, है ना, आपस में सपोर्ट करते हैं, हैज़ बीन क्रिएटेड बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड एंड उससे एक हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी आता है। जॉइंट फैमिली where several generations live together and support each other has been credited with creating strong family bond and promoting harmony and स्टेबिलिटी, है ना। कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, है ना। सोशल एक्टिविस्ट या फिर हम बात करें अगर एजुकेशन फील्ड में, तो जो टीचर्स प्रायोरिटाइज करते हैं इम्पार्टिंग वैल्यूज़ लाइक एम्पैथी, कंपैशन, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से स्टूडेंट के कैरेक्टर को शेप कर सकते हैं। फॉर यहाँ पे हम सिस्टर सिरिल मोनी के एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि एक कैथोलिक नन थी, है ना। उन्होंने स्लम्स ऑफ कलकत्ता के जो चिल्ड्रंस थे उनको, है ना, 60 साल तक पढ़ाया यार, वर्कड ऑन द स्लम्स, है ना। एंड उनकी जो कितने सारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी की, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन दिया, कंपैशन एंड सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। द फील्ड ऑफ एजुकेशन, टीचर्स who prioritize imparting values like empathy, compassion and critical thinking can play an important role in shaping the character of their students। For example, Sister Cyril Moni, a Catholic nun who has worked in the slums of Kolkata for over 60 years, has transformed the lives of countless children by providing them with a high quality education that emphasizes on compassion and social justice, that emphasizes compassion and social justice। लास्ट में
कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, है ना, when individual prioritize righteousness in the heart they can create beauty in their character and harmony in their home, order in the nation and ultimately contribute to the peace in the world। ठीक है, ये देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल मोरालिटी को एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, सो thus when individual, देखो भाई मैं ज़्यादा लिख देता हूँ बट आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हो। दो एग्जाम के हमें एक एग्जाम्पल दो यार, है ना, लेकिन हाँ हमारे पास कंटेंट तो ज़्यादा होना चाहिए, एग्जाम में तो पूरा नहीं लिख सकते, इसीलिए मैं कंटेंट बहुत लिखता हूँ, ज़्यादा लिखता हूँ, 250 वर्ड के राउंड लिखता हूँ, है ना, लेकिन एग्जाम में आप एक एग्जाम्पल दो, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए उसमें से एक एग्जाम्पल दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ें छोटी करनी है उसमें, है ना। सो ये मत बोलना कि कम कंटेंट है, ज़्यादा कंटेंट लिख दिया क्वेश्चन के हिसाब से, वो नहीं भाई, हमारे पास कंटेंट छोटा किया जाता है बट कंटेंट बड़ा करने में दिक्कत आती है, इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं। सो दस व्हेन इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज righteousness in their hearts they can create beauty in their character, harmony in their homes, order in their nation and ultimately contribute to peace in the वर्ल्ड। जब राइटियसनेस होगा हार्ट के अंदर, है ना, तो ब्यूटी होगा कैरेक्टर के अंदर, है ना, सो हारमोनी होगा होम के अंदर एंड लास्ट में ऑर्डर होगा नेशन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन था अब्दुल कलाम जी का कोट, व्हेन देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर एंड व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज हारमोनी इन द होम एंड व्हेन देयर इज हारमोनी इन द होम देयर इज ऑर्डर इन द नेशन एंड व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। एपीजे अब्दुल कलाम का यहाँ पे ये स्टेटमेंट था, हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग कि ये इंडिविजुअल मोरालिटी को बता रहा है कि इंडिविजुअल मोरालिटी कैसे वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को लाती है। हमने एग्जाम्पल दिया जवाहरलाल नेहरू का, जहाँ पे वो कमिटमेंट उनका जो डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस के ऊपर था, उन्होंने एक नेशनल डेवलपमेंट किया यार, नेशन को इंस्पायर किया, स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया। इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा कि जैसे जो लव, रेस्पेक्ट एंड कंपैशन को, है ना, एक तरह से जो क्या करते हैं, है ना, पॉलिटिकल लेवल में बात की हमने, इंडिविजुअल लेवल में बात की, जो लव, रेस्पेक्ट एंड कंपैशन को एक तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं, वो एक पीसफुल एंड हार्मोनियस होम इन्वायरमेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जॉइंट फैमिलीज का एग्जाम्पल दे, जहाँ पे बहुत सारे जनरेशन आपस में साथ में रहते हैं ना, है ना, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड होता है यार, हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। एजुकेशन के फील्ड में हमने सिस्टर सिरिल मैनी का एग्जांपल दिया, जो कि कोलकाता के सम्स में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत 60 सालों तक काम किया, वहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन दिया, वहाँ के लोगों को यहाँ पे, है ना, एक तरह से एम्फेसिस किया, वहाँ कंपैशन एंड सोशल जस्टिस सिखाया, जिससे क्या हुआ, वहाँ के लोग एक तरह से डेवलप हुए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सका। लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं राइटियसनेस को, है ना, हमारे पास कैरेक्टर अच्छा होता है, होम में हारमोनी आती है, देश के अंदर हारमोनी आती है, ऑर्डर होता है देश के अंदर एंड पीस होता है वर्ल्ड के अंदर। तो इस प्रकार से हम 2019 के जो सेक्शन बी में क्वेश्चन थे वो कवर किए। नेक्स्ट हम बात करें 2018 की।